हेलो दोस्तों, सेकंड पेपर की हम बात करने वाले हैं। शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है शिक्षा के अर्थ और उद्देश्यों के ऊपर फोकस रहेगा सारा यूनिट। शिक्षा क्या है, कैसे क्या सारा मामला रहेगा, इसको लेकर के पारिभाषिक तौर पर क्या कहा गया है, जॉन डीवी वगैरह की परिभाषा वगैरह, वो सारा अपन डिस्कशन करेंगे। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए, ताकि एग्जाम में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट आपका 8 नंबर का है, तो यहाँ से या तो बड़ा निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है एक शिक्षा के अर्थ उद्देश्यों को लेकर के, या दर्शन से संबंध वगैरह को लेकर के कोई बड़ा प्रश्न आ सकता है, या फिर आपके छोटे प्रश्न 2-3 आ सकते हैं। तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। टॉपिक्स को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर अलग टॉपिक्स आता है तो उसमें क्या आपको मेंशन करना होएगा। शिक्षा का अर्थ है तो शिक्षा के अर्थ की परिभाषा किस तरह से मैनेज करनी है। अगर उद्देश्यों की बात हो रही है तो क्या क्या उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। तो आइए उस बारे में बात करते हैं। पहला बिंदु आता है शिक्षा का अर्थ क्या है। अर्थ को लेकर के आप एक बात जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ हम इस तरह से लेंगे कि सीखना सिखाना, या अपने व्यक्तित्व विकास को लेकर के बात होएगी, और अपने आप को विकसित करने को लेकर के बात होएगी शिक्षा से। पर उत्पत्ति के तौर पर अगर बात होती है, या तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत की शिक्ष धातु से उत्पत्ति हुई, और इस शिक्ष का अर्थ होता है सीखना, और एक प्रेरक रूप में इसको अगर अर्थ की बात आएगी तो फिर सिखाना अपन लेंगे, तो सीखना सिखाना शिक्षा का अर्थ होएगा। और अंग्रेजी में अगर बात आती है तो अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, और लैटिन भाषा में इसको एजुकेयर शब्द से निकाला गया है, और इसका अर्थ होता है विकसित करना। तो शिक्षा का अर्थ क्या लेंगे अपन, सीखना सिखाना या विकसित करना शिक्षा का अर्थ होता है। इस तरह से आप पारिभाषिक तौर पर थोड़ा सा विस्तृत लिखने की कोशिश करिएगा, ताकि अच्छे नंबर आपको मिले। इसके बाद में शिक्षा के उद्देश्यों की बात आती है। अब 1-2 उद्देश्य आप जानते हैं कि अपने आप को विकसित करना, सुव्यवस्थित करना और व्यक्तित्व का विकास करना, इस तरह से। पर यहाँ पर अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है तो फिर आपको 1-2 लाइन से पार नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा बड़ा विस्तृत आपको लिखना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, व्यक्तित्व का विकास, दक्षता का विकास, आत्म प्रकाशन या आत्म अभिव्यक्ति का बोध हो जाना, सामाजिक जागरूकता व भागीदारी, नवीनता के प्रति स्वीकृति भाव, वैज्ञानिकता व बौद्धिकता को प्राथमिकता, सहयोग, त्याग, संयम, स्वाधिकार के मूल्यों का विकास, सहिष्णुता, सामंजस्य व अव्यवस्था के विरोध के साहस के गुणों का विकास, सूर नागरिकता के दायित्वों का पालन, गतिशीलता व स्वोद्देश्य सक्रियता, राष्ट्र एवं मनुष्यता के प्रति आदर, प्रेम और जागरूकता। तो इस तरह से ये सारा काम होएगा शिक्षा से। शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में जॉन डीवी की एक परिभाषा महत्वपूर्ण आती है, उसे देखिए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना है। अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के उन सभी शक्तियों का विकास करती है, उन सभी गुणों का विकास करती है जो उसे पर्यावरण को नियंत्रित करने और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने में उसे समर्थ बनाती है। मतलब एक जीवन जीने के तरीके को एक व्यवस्थित तरीके में बदलती है। एक सिस्टमेटिक तरीका बनाने के जो प्रयास हैं वो किए जाते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो ये आपको जॉन डीवी की परिभाषा भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा आता है शिक्षा और दर्शन में संबंध को लेकर के। शिक्षा और दर्शन का जो संबंध है वो अभिन्न है, अविच्छिन्न है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रोस ने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस तरह से आप मान के चलिएगा, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा जीवन का क्रियात्मक पक्ष है और दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यवस्था तथा संगठन को शिक्षण विधियों का विकास समझने के लिए दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबंध में फिशे ने एक परिभाषा दी है कि शिक्षा दर्शन की सहायता से बिना पूर्णतया और स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिक्षा दर्शन की सहायता तो अपने को लेनी ही पड़ेगी। और इसी संबंध में जेंटाइल ने परिभाषा दी कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है। इसी के साथ में पार्टाइज ने परिभाषा दी है कि गहन अर्थ में यह मानना उचित होएगा कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है, उसी प्रकार से दर्शन शिक्षा पर आधारित है। तो ये कुछ पारिभाषिक जो कथन है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें देखिए, शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, उस बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास का साधन है। परिस्थितियों के निर्माण में शिक्षा का विशेष हाथ है। दर्शन लक्ष्य का निर्माण करता है और शिक्षा इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में कार्य करती है। शिक्षा में दर्शन की भूमिका को हम निम्न प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला तो मार्गदर्शन करेगा, राजनीति को प्रभावित करेगा। तीसरा है उद्देश्य निर्धारण में भूमिका निभाएगी, और शिक्षा की आदर्श विधि व परिणामों को प्रकट करने में। तो ये बिंदु कुछ यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में शिक्षा की आवश्यकता को लेकर के हम बात करते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, जन्म से ही मानव की पहली समस्या स्वयं के परिवेश से अनुकूलित होने से होती है।
वह स्वयं शिशु के रूप में पर निर्भर होता है, मतलब अपने बड़ों पर, परिवार पर निर्भर होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे अन्य कई स्तरों पर अनुकूलन की आवश्यकता उसे पड़ती है, अन्य लोगों की मदद की, सहायता की आवश्यकता पड़ती है। यह अनुकूलन शीघ्र रूप से एवं बाधा रहित हो, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा में प्रकृति से सामंजस्य होने के साथ साथ स्वयं के संवेगों, आवेग, कामना, प्रवृत्तियों तथा अभिलाषाओं से सामंजस्य अथवा अनुकूलन होना भी निहित है। यही कारण है कि शिक्षाविदों ने उपाधि मूलक शिक्षा को समयावधि सीमित माना है, किंतु अनुकूलन के अंतर्गत शिक्षा को जीवन पर्यंत माना है कि जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और सिस्टम अपना बनाते रहते हैं। तो इस तरह से शिक्षा की आवश्यकता आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं ज्ञान का अर्थ और प्रकृति के बारे में। ज्ञान में देखिए, इसे ज्ञ धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होएगा, जानना से लेकर के, या फिर बोध, साक्षात अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव, मतलब एक्चुअल रियलिटी, उसके बारे में जानना, बोध होना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते रहते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती है जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती है। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना, प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना, ज्ञान को परखने व उसे पूर्णता तक पहुंचाने की निम्नलिखित 5 कसौटियां होगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। पहली है निश्चितता, दूसरी है स्पष्टता, तीसरी है अबाधितता और चौथी है नवीनता और पांचवी है क्रिया साफल्य। तो ये 5 आपको गतिविधियां यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कसौटियां हैं ज्ञान को परखने की। और ज्ञान के मौलिक जो स्रोत हैं, इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द आएंगे यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। एक एक नंबर के प्रश्न कई बार इस तरह के भी आ जाते हैं। और इसके बाद में अब हम ज्ञान की जो प्रमुख कसौटियां हैं इनके बारे में बात करते हैं। पहली कसौटी आती है निश्चितता। निश्चितता में देखिए, जो निश्चितता का अर्थ हम क्या लेंगे कि कोई भी हमें सामने वस्तु कोई अगर दिख रहा है तो वो अपन श्योर उसमें होनी चाहिए कि ये वही वस्तु है। कोई कूलर दिख रहा है तो वो कूलर एक्चुअल में है या नहीं है, कलर क्या है वगैरह सारी डिटेल अगर अपने को पता है, निश्चित पता है, तो निश्चितता उसमें आएगी। अगर नहीं पता है तो फिर अनिश्चितता आएगी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं यदि वे अनिश्चित अर्थात रूप, सीमा, अवधि व स्थिति के अनुसार न हो तो वे ज्ञान का आधार या रूप नहीं होंगे। जैसे अंधेरे में किसी सफेद वस्तु का दिखाई देना, इस उदाहरण में सफेद वस्तु रूप, सीमा, अवधि व स्थिति के अनुसार अनिश्चित है किंतु अनुभव में आ रही है। ऐसा अनुभव ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह तभी कहा जा सकता है जब वह निश्चितता की शर्त पूरी कर लेगा। मतलब सफेद वस्तु है, अब सफेद वस्तु है पर वो क्या है, गाय है, कूलर है, पंखा है, क्या है, टेबल है, तो वो अपने को देखने वाली बात रहेगी। अर्थात अंधेरे में सफेद दिखाई देने वाली वस्तु गाय है, अमुक आकार प्रकार की है, अमुक स्थिति में है, तो ये अनिश्चितता वाली कसौटी होएगी। तो इससे अपन परखना शुरू करेंगे। दूसरे परखने की कसौटी आएगी स्पष्टता। स्पष्टता में देखिए कि कोई भी अपने को आकार प्रकार वगैरह वो है तो वो अनुभव सही होएगा, तभी वो स्पष्ट चीज़ें रहेंगी। तो क्या मैं केवल यह अनुभव होना चाहिए कि अंधेरे में रखी जो वस्तु है, दिखाई देने वाली सफ़ेद वस्तु गाय है, वह अमुक रूप, स्थिति व अवधि में है, अपितु यह भी अनुभव होना चाहिए कि वह अन्य से भिन्न भी है। गाय के उदाहरण में पहली कसौटी के अनुसार यद्यपि सब कुछ निश्चित है, परंतु यह स्पष्ट नहीं हुआ कि गाय के अतिरिक्त वहाँ जो कुछ भी है गाय उससे भिन्न है। जैसे गाय जहाँ स्थित है वहाँ यदि सफ़ेद दीवार या अन्य कोई सफ़ेद वस्तु हुई तो गाय के आकार प्रकार का सही अनुभव नहीं हो पाएगा, सही अनुमान नहीं लग पाएगा, और गलत अनुभव के कारण उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकेगा। तो स्पष्टता भी होना जरूरी है सारी चीज़ों को लेकर के। इसके बाद में अगली कसौटी आती है अबाधितता। अबाधितता की कसौटी में यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ है कि एक प्रकार के ज्ञान का किसी अन्य प्रकार के ज्ञान में खंडन नहीं होना चाहिए। मतलब कि 100% श्योरिटी होनी चाहिए। हमें आँख से जो देखा गया, कानों से जो सुना गया, जीभ से जो चखा गया, त्वचा से जो अनुभव किया गया, एवं उसमें सामंजस्य सब में होना चाहिए। कोई भी मिसप्रिंट या फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि जीभ से टेस्ट करने पर अलग लग रहा है और अपन बोलने में अलग लग रहे हैं, या उसके बारे में हमने गलत सुना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अबाधितता नहीं होनी चाहिए। चौथा कसौटी यहाँ पर आती है नवीनता को लेकर के। नवीनता कसौटी में देखिए कि ज्ञान को ज्ञान होने के लिए उसमें नवीनता होना आवश्यक है। नवीनता चाहे तथ्य की हो, सूचना की हो, या दृष्टिकोणों की हो, या अनुभव की हो, नवीनता के बिना उसे ज्ञान नहीं कहा जाएगा। इसे आवर्ती मात्र कहा जाएगा। मतलब कि बार बार दोहराना या फिर एक बार हर बार नई चीज़ आना तो नवीनता, बार बार उसी को दोहराना मतलब कि आवर्ती हो रही है, तो वो सारी बातें हैं। इसके बाद में अगली 5वीं कसौटी आती है क्रिया साफल्य।
क्रिया साफल्य में देखिए, ज्ञान की इस कसौटी का यह अर्थ है कि चारों कसौटियों पर खरा उतरने के बाद जब हम ज्ञान को क्रियात्मक प्रयोगात्मक रूप दें अथवा उसके लिए कोई क्रिया करें तो उस क्रिया को सफल होना चाहिए, अर्थात क्रिया विशेष को करने के संबंध में संबंधित फल या परिणाम की प्राप्ति भी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्रिया साफल्य भी हमें होना चाहिए। तो ये कसौटियाँ यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में आगे देखिए, अगला टॉपिक आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस यूनिट के लिए, जिसमें देखिए दर्शन की प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक विचारधाराओं में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रकृतिवाद विचारधारा के समर्थन में अरस्तु, काम्टे, बेकन, होब्स, लेमार्क, रूसो, हस्कले तथा सैमुअल बटलर आदि प्रमुख रहे हैं। प्रकृतिवाद के अर्थ को लेकर के अगर प्रश्न आए तो अर्थ क्या रहेगा? हिंदी में प्रकृतिवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रकृति और वाद। वाद का अर्थ है विचारधारा और प्रकृति का मतलब नेचर, आप जानते ही हैं। प्रकृति का अर्थ निम्न रूपों में लिया जा सकता है। पहला तो भौतिक प्रकृति, दूसरा है बालक की प्रकृति। दो अर्थ ले लिए और यहाँ पर आपको इसी तरह से सारा लैंग्वेज लिखना होगा। थोड़ा सा लाइन छोड़ छोड़ करके लिखिएगा, थोड़ा सा स्पष्टकरण करते हुए लिखिएगा ताकि एग्जाम में अच्छे स्कोर आपके रहें और अच्छा काम आपका लगे, कॉपी सुंदर रहे। रूसो ने एक महान ग्रंथ एमाइल एंड एजुकेशन की रचना किसके द्वारा करी गई है? एक बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ऑप्शनल प्रश्न, जिसमें रूसो, आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि रूसो ने एक महान ग्रंथ एमाइल एंड एजुकेशन की रचना करी, जिसमें प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक मानते हुए शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया घोषित किया कि वह बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। विकास है, केवल बाह्य ज्ञान का अर्जन नहीं है। ये बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर रूसो ने जोर देकर के यह बात कही थी कि बालक को बालक समझना चाहिए, एक लघु प्रौढ़ नहीं समझना चाहिए, मतलब कि उसको एक लर्नर की तरह ट्रीट करना चाहिए, लघु या प्रौढ़ नहीं समझना चाहिए। इस तरह से रूसो के बारे में बातें ध्यान रखनी है। एमाइल एंड एजुकेशन के बारे में ध्यान रखना है कि रूसो का एक महान ग्रंथ रहा है। और प्रकृतिवाद की विशेषताओं की अब हम बात करते हैं। पहली विशेषता आती है रोस के अनुसार। प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बहुत कठिन है क्योंकि अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। थॉमस लॉक के अनुसार परिभाषा, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के प्रतिकूल पदार्थ के अधीन मस्तिष्क को मानता है, विश्वास करता है कि यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। वार्ड के अनुसार परिभाषा, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है। एडम्स के अनुसार परिभाषा देखिए, प्रकृतिवाद को शिक्षा की उन प्रणालियों के प्रयोग में किया जाता है जो स्कूलों पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहती, अपितु विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन को सीधे मार्ग पर डालती है। परिभाषाएं हैं, आपको एज इट इज याद करनी होगी, थोड़ा सा आपको 2-3 बार रिपीट करने की कोशिश करनी है। जैसे रोज के अनुसार तो क्या हुआ, प्रकृतिवाद को परिभाषित करना ही कठिन हो गया। रोज ने प्रकृतिवाद को परिभाषित करना कठिन हो गया और अर्थों में इसको प्रयुक्त किया। थॉमस ने क्या किया, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के प्रतिकूल यहाँ पर मस्तिष्क को माना और विश्वास किया कि यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करनी है। वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद को पृथक करने की बात हुई, आत्मा के पदार्थ के अधीन करने की बात हुई और नियमों को सर्वोत्तम, अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानने की बात हुई। एडम्स के अनुसार प्रकृतिवाद को शिक्षा के साथ में जोड़ा गया, इसकी प्रणालियों का उपयोग किया गया और स्कूलों और पुस्तकों की बात करी गई कि इन पर निर्भर नहीं है, अपितु विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन को सीधे तौर पर उनसे संबंधित है या उनको प्रभावित करती है। तो इस तरह से इन परिभाषाओं को थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी है और एज इट इज याद करने की कोशिश करनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रकृतिवाद के प्रकारों को लेकर के। प्रकृतिवाद के प्रकारों में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला प्रकार है भौतिक पदार्थवाद या प्रकृतिवाद, दूसरा है यंत्रवादी प्रकृतिवाद, तीसरा है जैविक प्रकृतिवाद। अब इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा आता है आदर्शवाद को लेकर के। आदर्शवाद में देखिए, आदर्शवाद प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य देशों में आदर्शवाद का प्रतिपादन प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ने किया, इसका प्रतिपादन किया। और शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा की जो प्रवर्तक हैं, इनके अंदर आते हैं कोमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल मुख्य हैं। भारतीय दार्शनिकों में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर की गणना की जा सकती है। तो आदर्शवाद आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई सारे प्रवर्तकों की बात यहाँ पर हो रही है, जिसमें भारत के भी हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर आदि की बात यहाँ पर होती है। और यहाँ पर देखिए, जो विचारधारा प्रवर्तक हैं आदर्शवादी, तो उसमें आपको कोमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल का ध्यान रखना है और अपने भारत वालों का ध्यान रखना है। और जो प्रसिद्ध जो प्रतिपादन इन्होंने किया है प्रसिद्ध दार्शनिकों ने, तो उसमें प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद की परिभाषाओं को लेकर के। पहली परिभाषा आती है D.M. दत्ता के अनुसार। D.M. दत्ता के अनुसार परिभाषा देखिए, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। आदर्शवाद अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है D.M. दत्ता के अनुसार।
और जे.एस. रोस के अनुसार क्या परिभाषा है? जे.एस. रोस के अनुसार परिभाषा देखिए कि आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन और आत्मा है, वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप है। तो इस तरह से जे.एस. रोस की परिभाषा और डी.एम. दत्ता की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में निष्कर्ष क्या निकलता है इसको लेकर के, तो विचारों पर बल देते हुए मानसिक जगत को भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करता है आदर्शवाद, व्यक्ति के आदर्शों व आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल देता है, भौतिक संसार को आध्यात्मिक जगत की अभिव्यक्ति मानता है, जीवन की अंतिम उद्देश्य जो स्वानुभूतिक है उसको मानता है। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में व्यवहारिकतावाद या प्रयोजनवाद के बारे में बात आती है। तो इसमें देखिए, प्रयोजनवाद तथा शिक्षा में घनिष्ठ संबंध रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि प्रयोजनवाद परिवर्तन में विश्वास रखता है और शिक्षा से भी परिवर्तन आता है। आधुनिक समाज परिवर्तनशील है, यह एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं अपनाया गया है, केवल बालक को दृष्टि में रख करके इसे शिक्षा दी जाए। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की बात आती है, तो पहला उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्य अधिक शिक्षा, व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास। तीसरा है मानव कल्याण के लिए शिक्षा। चौथा बिंदु है गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का विकास। पांचवा बिंदु है मूल्य निर्माण और छठा है यहाँ पर सामाजिक कुशलता। तो ये कुछ उद्देश्य ध्यान रखने हैं। प्रयोजनवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा उस बारे में भी अगर प्रश्न आता है तो आपको बातें ध्यान रखनी है कि शिक्षा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पहली बात तो इसके अनुसार शिक्षा में कई परिवर्तन भी आए। विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए परिषद की व्यवस्था व्यवहारिकतावाद की देन है, किंतु व्यवहारिकतावाद की जो त्रुटियां हैं इनको ध्यान न देना अव्यवहारिक होएगा। पहली तो यह है कि अव्यवहारिकता उपयोगिता को सत्य की कसौटी मानता है, किंतु अमुक वस्तु या गुण हमारे लिए उपयोगी है, इसकी कसौटी कौन निर्धारित करेगा। दूसरी बात यह है कि सत्य को सदैव निर्मित होने वाला मानने के कारण व्यवहारिकतावाद सत्य को सत्य नहीं कह सकता, क्योंकि वह परिवर्तनशील हो जाता है। तीसरी बात यह है कि शिक्षा के संबंध में पहले से कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता। शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, प्रबंधन आदि का निर्धारण कुछ स्थिर सिद्धांतों, मूल्यों व नीति के बिना संभव नहीं है। यदि उन्हें माना जाए तो वह व्यवहारिकतावाद के विरुद्ध होएगा। इस स्थिति में स्वयं व्यवहारिकतावाद कितना व्यवहारिक, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक रह पाएगा, यह विचारणीय है। तो ऐसे कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश आपको करनी है। इसके बाद में यथार्थवाद अपना अलग टॉपिक आता है अगला, और यहाँ पर इसमें आपको बातें ध्यान रखनी है कि यथार्थवाद ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभवों को ही सत्य मानता है। यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के रियल या इज्म, रियल तथा इज्म रियलिज्म से बना है, जिसका अर्थ है वस्तु संबंधित अर्थात वस्तु से संबंधित ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। यथार्थवाद की परिभाषाओं की अगर बात करते हैं तो दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है। कार्टर गुड के अनुसार पहली परिभाषा, जिसमें यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत वास्तविकता अर्थात भौतिक जगत चेतन मन और स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति तथा उसके गुण उसके ज्ञान से ही मालूम होते हैं। दूसरी परिभाषा है जे.एस. रोस के अनुसार यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे उनसे संबंधित वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान है या नहीं है। तो वो बातें आती है कि जे.एस. रोस के अनुसार और कार्टर गुड के अनुसार परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या रहे हैं। पहला उद्देश्य रहा है बालक को एक सुखी व सफल जीवन के लिए तैयार करना। दूसरा उद्देश्य है बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। तीसरा उद्देश्य है बालक की शारीरिक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा उद्देश्य है ज्ञानेंद्रियों का विकास करना एवं प्रशिक्षण देना। और पांचवा उद्देश्य है बालक को प्रकृति तथा सामाजिक वातावरण से परिचित कराना, व्यावसायिक शिक्षा देना छठा उद्देश्य। तो ये कुछ उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप उद्देश्य समझेंगे तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि बालक एक सुखी और सफल जीवन की तैयारी, वास्तविक जीवन के लिए तैयारी, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होएगा और इसको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी। ज्ञानेंद्रियों का मतलब कि शरीर के जो सारे अंग प्रत्यंग हैं उनको विकसित करने की ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रकृति और सामाजिक वातावरण से परिचय होएगा, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। तो ये कुछ यथार्थवाद के उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य। इस तरह से हमने इस फर्स्ट यूनिट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर कर लिया है, इस नोट्स पीडीएफ में कवर कर लिया है। बाकी जो यूनिट्स हैं इस पेपर के उनको आप प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे अलग अलग वीडियोस के, तो वहां से आप चेकआउट करिएगा, या प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो यूनिट बाय यूनिट आपको पेपर वहां पर मेंशन मिल जाएगा। सेकंड पेपर जिसमें आप पहले यूनिट से लेकर के लास्ट वाले यूनिट तक अगर एक साथ देखते हैं तो आपको अच्छी तैयारी होगी और सारे यूनिट्स का ये अनुभव होएगा कि एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ा हुआ है और अच्छी तैयारी आपकी हो पाएगी। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं, ठीक तरीके
तरीके से आपने सारे बिंदुओं को समझा है। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो बहुत नाम मात्र के शुल्क में ही आपको सारी जो पीडीएफ है नाम मात्र की फीस में प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके लिए आप मेरे पास नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप मेरे पास कॉन्टैक्ट करके टेलीग्राम पर पेमेंट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो वीडियो से तैयारी कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट करते रहें, और वहीं पर आपको सारे पेपर्स के जो नोट्स वीडियोस हैं वो अपडेटेड वहां पर मिलेंगे और उनसे आप अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बीएसटीसी के रिगार्डिंग नए इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।